हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और आप लोग की पढ़ाई थोड़ी बाधित हो गई है। आप घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, तो इस कारण से मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न किया है और आपको जो है सारे विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो कि इस बार इंटर की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में इंटर का, तो आप ज़रूर मेरे सारे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज आपको मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। यह आपका पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का 12th का, जो कि शीत युद्ध का दौर आप यह पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो आज हम शीत युद्ध का दौर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारे सवालों को अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से यह समझा सकूंगा और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला सवाल है वो है शीत युद्ध क्या था। यानी सबसे पहले जो हम सवाल जानेंगे वो जानेंगे शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध क्या था। तो इसका जो आप परिभाषा दे सकते हैं वो दो रूप में दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो आप PDF के माध्यम से इसे देख सकते हैं। शीत युद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि युद्ध यथासंभव जरूरी है, मीन्स संभव है, युद्ध होकर रहेगा, लेकिन किसी कारणवश यह युद्ध नहीं हो। यानी युद्ध होने की संभावनाएं जो है वह पूरी तरह से रहेगी, लेकिन युद्ध हो नहीं पाएगी। युद्ध की आशंका रहेगी, डर बना रहेगा, तनाव रहेगा, दोनों गुट के बीच संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा जो है अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ था। यानी शीत युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इनका और दूसरा हम परिभाषा जानते हैं और दूसरे अर्थों में समझने का प्रयत्न करते हैं। कहता है शीत युद्ध जो है यह दो सहशक्तियों के बीच शत्रुपूर्ण वातावरण था। यानी शीत युद्ध के समय जो है दो महत्वपूर्ण रूप से देश, जो शक्तिपूर्ण देश थे, उनके बीच जो गुट बने हुए थे, उनके बीच की ये शत्रुता थी, यानी लड़ाई थी। और इसमें मुख्य रूप से लड़ाई के कारण क्या था, तो वो था विचारों में मतभेद। यानी शीत युद्ध दो सहशक्तियों के बीच शत्रुपूर्ण वातावरण था। विचारों में मतभेदों के होते हुए भी विश्व को तीसरे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका कारण था परमाणु बम का आविष्कार। दोनों सहशक्तियां इससे परिपूर्ण थी। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, इसके बाद की यह घटना है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन यह तृतीय विश्व युद्ध होने की जो संभावनाएं थी यह टल गई। इसका टलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह परमाणु बम संपन्न देश थे। यानी जो दो गुट थे दोनों ही परमाणु बम संपन्न थे, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों साथ मिलकर लड़ चुके थे और दोनों के पास ही परमाणु बम थे और दोनों को डर बना हुआ था एक दूसरे पर परमाणु बम के आक्रमण का। तो अर्थात परमाणु संपन्न होते हुए भी दोनों ही महाशक्तियों रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर आपसी प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यानी दोनों के बीच जो है संघर्ष जारी रहा, युद्ध होने की संभावनाएं बनी रही, प्रतिद्वंद्विता जो है वो चलती रही, लेकिन अगर कहा जाए युद्ध के बारे में तो वास्तव में यह युद्ध नहीं हुआ। यानी शीत युद्ध होने की संभावनाएं पूरी तरह से थी, लेकिन यह युद्ध नहीं हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं शीत युद्ध के शुरुआत के बारे में कि यह शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब और कैसे शुरू हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जो है शुरू हो चुका था।
यानी जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसी समय से जो है शीत युद्ध का बीज जो है वो पनपना शुरू हो गया था और यह आगे बढ़ता रहा। और शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ तो हम उनको जानते हैं। तो क्यूबा का मिसाइल संकट, यानी शीत युद्ध का जो है अंत होने का एक कारण क्या था तो वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। और इसके अलावा भी एक प्रमुख कारण माना जाता है जो कि शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण बना, वह था कि सोवियत संघ का विघटन। यानी जो सोवियत संघ थे जिसमें कि रूस के साथ साथ कई सारे देश उनके गुट में शामिल थे, तो उनका जो है विघटन होने लगा, सोवियत संघ समाप्त होने लगा, सारे देश जो है सोवियत संघ से वो अलग होने लगे और उसका एक शक्तिशाली देश रूस अकेला पड़ने लगा था। इस कारण से भी शीत युद्ध का अंत हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर इस शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे। तो शीत युद्ध का जो पहला कारण था वो था अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़। यानी दो यहाँ पर मुख्य रूप से महाशक्ति के रूप में उभरे थे, जिसमें से अमेरिका थे और सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ का जो है महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। यानी शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण जो था उसमें से पहला कारण क्या है तो वो है अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना। यानी अमेरिका भी चाह रहे थे कि हम सोवियत संघ से आगे बढ़े और विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे, और इधर सोवियत संघ भी चाह रहा था कि हम सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे। तो यह जो है पहला कारण था शीत युद्ध होने का। अगला कारण हम जानते हैं क्या है तो वो है परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के फायदे की बात नहीं थी। यानी क्योंकि हम जान रहे हैं कि शीत युद्ध जो है वो पूरा नहीं हुआ, शीत युद्ध की आशंका थी लेकिन यह नहीं हो पाया। तो शीत युद्ध नहीं हुआ, इसका एक कारण क्या है तो परमाणु बम। दोनों ही देशों के पास क्या था, दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम था और दोनों ही राष्ट्र यह समझ रहे थे कि अगर परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा तो इनका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा राष्ट्र पर नुकसान पड़ेगा और दोनों ही तरफ के गुट को जो है नुकसान पहुंचेगा। इस कारण से परमाणु बम के विध्वंस से बचने के लिए जो है इन्होंने यानी सोवियत संघ और अमेरिका ने शीत युद्ध होने से बचने के लिए जो उपाय थे उनको अपनाए और शीत युद्ध को नहीं होने दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरे कारण है कि दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियार से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। यानी यहाँ दोनों ही जो महाशक्ति थी, चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, दोनों के पास परमाणु हथियार मौजूद थे, जिसके कारण अगर युद्ध होने की संभावनाएं थी, अगर युद्ध हो जाती तो दोनों ही गुटों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता और यह जो है रक्त रंजित युद्ध होने की संभावनाएं जो है वो कम रह जाती। मीन्स ज़्यादातर जो होता वह किस प्रकार से होता, परमाणु बम के कारण युद्ध किया जाता और दोनों ही देश पर इसका काफ़ी बुरा असर होता। आगे हम बात करते हैं चौथे कारण की। तो चौथा कारण है एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। यानी दोनों गुट में जो भी अलग से देश शामिल थे वो भी चाहते थे कि नहीं, यह शीत युद्ध नहीं हो, क्योंकि अगर यह शीत युद्ध होगा तो उस देश के नागरिकों को भी इस युद्ध का मार झेलना पड़ेगा और उनका भी नुकसान होगा। अगर उनके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाता है दूसरे गुट के द्वारा तो उस देश के नागरिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो चौथा कारण जो था वो क्या था, तो कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता था उनके नागरिकों को युद्ध की मार झेलना पड़े, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की मार वो झेल चुके थे। अगला जो पांचवा और अंतिम कारण है वो है दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता। यानी दोनों ही राष्ट्र जो है अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच जो है आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर हमेशा जो है प्रतिद्वंद्विता चलती रही, लड़ाई यानी मतभेद चलता रहा, जिसके कारण यह शीत युद्ध होने की संभावनाएं थी। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के एक और भी अन्य कारण हैं जो महत्वपूर्ण है, और वह क्या है तो वो है शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। यानी शीत युद्ध जो है यह एक विचारधारा की भी लड़ाई थी। इसके बारे में हम जानते हैं शीत युद्ध जो है सिर्फ जोर आजमाइश मीन्स ताकत के लिए जो है
यह नहीं था। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। यानी अगर हम इसकी बात करें शीत युद्ध के विचारधारा की लड़ाई के बारे में, तो यहाँ पर शीत युद्ध जो है सिर्फ जोर आजमाइश मीन्स ताकत या फिर सैनिक संगठन या फिर शक्ति संतुलन यानी शक्ति को बढ़ाने का ही मामला नहीं था। इसके अलावा भी कुछ और रीजन थे। वह रीजन क्या थे? तो इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण रीजन यह था विचारधारा के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष। यानी दोनों ही गुटों की जो विचारधाराएं थी वह बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। और विचारधारा की इस लड़ाई को जो है विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध कर, माने दोनों ही जो गुट थे, दोनों गुटों में यह सोचते थे कि किस तरीके से जो है हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, विश्व का कौन सूत्रबद्ध कर सकते हैं, कौन जो है विश्व को एक महाशक्ति के रूप में संभाल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर भी दोनों में होड़ लगी हुई थी और दोनों की जो विचारधाराएं थी वह भी काफ़ी अलग थी। सबसे बेहतर दोनों का मतलब जो सिद्धांत था कि सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, यानी ये दोनों में होड़ लगी हुई थी कि सबसे बेहतर सिद्धांत कौन है। जो पश्चिमी गठबंधन था जिसका अगवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का हामी था। यानी जो पश्चिमी गठबंधन है जिसका अमेरिका कौन था, तो अमेरिका ये जिसका अगवा जो था वो अमेरिका था। तो वो क्या है, तो पूंजीवादी और लोकतंत्र का समर्थक था। लेकिन पूर्वी गठबंधन का जो अगवा सोवियत संघ था, इस गुट का क्या है प्रतिबद्धता, वह समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। मीन्स दो गुट दो विचारधाराएं। जो पश्चिमी विचारधाराएं थी अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन की, तो उनका था उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी। और जो पूर्वी गठबंधन था जिसका अगवा सोवियत संघ था, इसका जो विचार था वो था समाजवाद और साम्यवाद का। यानी इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, इसलिए इनका युद्ध जो है करने का एक कारण उनकी विचारधाराएं भी थी। अब हम बात करते हैं विश्व युद्धों की कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी, तो 1939 से 1945 के बीच में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर के अनुसार ही ये नोट्स बनाए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी कामगार साबित होगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यह दो गुट बने हुए थे, जिनमें से पहला गुट जो था वो मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट धुरी राष्ट्र। यह दो गुट बने हुए थे। पहला जो गुट था वो था मित्र राष्ट्र। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से जो है मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक गुट था जिसे हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन देश शामिल थे मुख्य रूप से, तो ब्रिटेन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, यह मुख्य रूप से थे और इनकी ही विजय हुई थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में किस गुट की विजय हुई थी, तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। और अब बात करते हैं दूसरे गुट की। तो दूसरा गुट जो है वो धुरी राष्ट्र है। धुरी राष्ट्र में जो है जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और यह राष्ट्र जो है कौन कौन से थे हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें से जो मुख्य देश थे वो जर्मनी, वो जो मुख्य रूप से थे वो जर्मनी, जापान और इटली। यानी धुरी राष्ट्र में मुख्य रूप से कितने देश थे, 3 देश थे। कौन कौन, जर्मनी, जापान और इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ, हम उनके बारे में जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का जो एक कारण रहा वो था अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना। यानी अमेरिका के द्वारा जो अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव में जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इसके कारण क्या हो गया, तो जापान जो है वो कमजोर पड़ गया और घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। और इसके बाद क्या हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई। दूसरे विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो बमों का प्रयोग किया गया था हम उनके बारे में जानते हैं, किस किस बम का प्रयोग किया गया था। तो उनमें से जो पहला बम था वो था लिटिल बॉय। 2 बम था, जिसका पहला जो बम गिरा था
हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसकी जो क्षमता थी वो 15 किलो टन की थी। और दूसरा जो बम है वो है फैटमैन, इसकी जो क्षमता थी वो कितनी, 21 किलो टन की थी। तो यह दो प्रमुख उस समय बम गिराए गए थे, परमाणु बम, अमेरिका द्वारा अगस्त 1945 में जापान पर, और जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वह है कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के संबंध में आलोचनात्मक तर्क, यानी जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए तो कुछ देश के लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने इनकी आलोचना की, और क्या क्या आलोचनाएं की है हम उनके बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहली आलोचनाएं की, कि वह पहली आलोचना जो हुई थी वह क्या हुई थी, उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अमेरिका जो है, तो अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला है, यानी अमेरिका इस चीज़ से भली भांति परिचित थे कि अब क्या है, तो जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं। चलिए आते हैं अब तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरे नंबर सवाल में कहता है कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम, जो जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनके संबंध में कुछ आलोचनात्मक तर्क दिए गए। तो वह क्या आलोचनात्मक तर्क हुए, यानी क्या और सब देशों ने आलोचना की अमेरिका के बारे में, क्या अपनी टीका टिप्पणी की, हम उनके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। यानी कई देशों ने अमेरिका के विरोध में आवाज़ उठाई और उन्होंने अपना मत रखते हुए कहा कि अमेरिका जो ये बम गिराए जापान पर, यह क्या हुआ, यह गैर जरूरी, मीन्स इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जापान तो पहले ही आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था और इस बात से अमेरिका जो है वो परिचित थे। फिर भी यह परमाणु बम गिराए जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, तो यह क्या हुआ, यह गैर जरूरी था, यानी यह बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अगला जो पॉइंट है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का जो लक्ष्य है वो सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। यानी अमेरिका जो यहाँ पर बम गिराए इसलिए नहीं कि वो ये द्वितीय विश्व युद्ध को जीतना चाहते हैं। उनका मुख्य कारण क्या था, तो वह सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों से जो उन्हें को सैन्य शक्ति का सहायता मिल रही थी या और भी कई सारे लाभ मिल पा रहे थे। तो अमेरिका चाहते थे कि इनको कोई भी लाभ नहीं मिले, यानी अमेरिका से सब डरे। तो अपनी डर को कायम रखने के लिए, अपने डर को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जापान पर परमाणु बम गिराया। चलिए आगे की हम बात करते हैं। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी अमेरिका जो है गिराया तो जापान पर बम, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सोवियत संघ को यहाँ पे नीचा दिखलाना, यानी अपने आप को उजागर करना। अमेरिका चाहता था कि पूरा विश्व में उसको ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाए, ताकतवर माना जाए। इसलिए अमेरिका ने बम गिराया जापान पर और इसका असर किस पर पड़ा, सोवियत संघ पर पड़ा। अगला जो हमारा पॉइंट है कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था, यानी कुछ अमेरिका के सपोर्टर भी थे जो कि अमेरिका के द्वारा बम गिराए जाने पर जो है पूरी रूप से सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका का। तो उनका भी कुछ अपना तर्क है, कुछ मत है। तो उनका तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे जो है आगे की जनहानि को रोकने के लिए, मीन्स अमेरिका के समर्थक जो थे वो यह बोले, अपना तर्क प्रस्तुत किए कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तथा अमेरिका और उनके जो साथी राष्ट्र थे जो अमेरिका का साथ दे रहे थे उनके लिए आगे आने वाले युद्धों में ज़्यादा जनहानि नहीं हो, ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हो, ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए यह युद्ध समाप्त करना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी था, जिसके कारण जो है यह परमाणु बम गिराना पड़ा जापान पर। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, हम इनके बारे में जानते हैं। तो क्यूबा जो है एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा आप मानचित्र पर भी इसको देख सकते हैं।
कि क्यूबा क्या है, तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है और जो कि कहाँ पर है, तो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यानी क्यूबा कहाँ पर लगा हुआ है, तो अमेरिका के तट से लगा हुआ है और क्या है, तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। यानी क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था, एक द्वीपीय देश, लेकिन क्यूबा जो है सपोर्टर किसका था, तो सोवियत संघ का। सोवियत संघ से काफ़ी इनका लगाव था। सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ जो है रुपए पैसे से भी क्यूबा को काफ़ी मदद भी करते थे। सोवियत संघ के जो नेता हैं निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ के एक नेता हैं जिनका नाम क्या है, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। यानी उस समय चूंकि अब जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति थी, तो इस समय जो है सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्चेव, उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, निकिता खुश्चेव, तो इन्होंने क्यूबा को जो है रूस के सैनिक अड्डे के रूप में जो है परिवर्तन करने का, बदलने का फैसला लिया कि वहां पर हम अपने सैनिक अड्डे को बनवाएंगे। और 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। यानी जो उन्होंने सोचा वह 1962 में पूरा भी किया। 1962 में क्या किया, तो क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। और 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यानी 1962 में जो है रूस के द्वारा क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा भी बनाया गया और वहां पर जो है कुछ परमाणु मिसाइलें जो है वो तैनात कर दी गई। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। यानी अब जो है यहाँ पर अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो नज़दीक आ चुके हैं क्यूबा के माध्यम से। और सोवियत संघ का जो है मिसाइल कहाँ पे तैनात है, तो क्यूबा में है और अमेरिका इसके सीधे निशाने पर है। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। यानी अब जो है सोवियत संघ अमेरिका के कई सारे ठिकानों पर हमला करने के लिए वो तैयार था पूरी तरह से। संघर्ष की आशंका ने पूरे विश्व को बेचैन कर दिया। यानी पूरे विश्व को अब डर सताने लगा था कि अब जो है यह तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। दोनों महाशक्तियों के बीच जो है परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। यानी दोनों के ही पास क्या था, तो परमाणु हथियार मौजूद थे। तो इसलिए दोनों के बीच परमाणु युद्ध होने का जो खतरा पूरी तरह से यह संभव होने लगा था। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। यानी जो अमेरिका के पास अपने जंगी बेड़े थे उनको भी आगे कर दिया। किस लिए किया, तो क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। यानी सोवियत संघ के द्वारा जो क्यूबा को संपत्ति या फिर आर्थिक संकट या फिर किसी सामान को भेजा जा रहा था जहाज़ के माध्यम से, चाहे वो हथियार हो या फिर धन दौलत हो या कुछ भी अगर जो भेजा जा रहा था, उसको रोकने के लिए जो है अमेरिका ने क्या किया, तो अपने एक जंगी बेड़े को आगे कर दिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। यानी अब युद्ध होने की पूरी तरह से संभावनाएं हो चुकी थी। और इसी घटना में को जो है इतिहास में क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। तो इस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट आपने समझ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ से आप क्या समझते हैं। यानी विश्व जो है दो भागों में बंट चुके थे। दो ध्रुव के रूप में दो मुख्य देश के नेतृत्व में चल रहे थे। दो महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। यानी जब अब युद्ध होने की संभावनाएं पूरी तरह से होने लगी थी, तो दो प्रकार के गठबंधन तैयार हो गए थे और इस गठबंधन में कई सारे देश शामिल हो रहे थे और लगभग सभी देश जो है यह सोच रहे थे या तो किसी बड़े गुट में शामिल हो जाना है, और बड़े गुट में शामिल होने से क्या होगा, एक तो महाशक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो दूसरी महाशक्ति का जो अगर आक्रमण होगा तो उससे बचने में उनको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो है हो चुका था और इसमें दो गठबंधन थे, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। अब हम जानते हैं कि पश्चिमी गठबंधन में कौन कौन से देश थे।
तो पश्चिमी गठबंधन में जो है पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश ने अमेरिका का पक्ष लिया, यानी जो यहाँ अमेरिका और सोवियत संघ में दो गुट बटे हुए थे, तो जो पश्चिमी गठबंधन था उन्होंने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया, पश्चिमी यूरोप वाले। और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। और इस गठबंधन में कौन कौन देश शामिल थे, तो ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम, ये सारे देश किसमें शामिल थे, तो पश्चिमी गठबंधन में, जो कि अमेरिका का सपोर्टर था। आगे बात करते हैं पूर्वी गठबंधन की। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो है वो सोवियत गठबंधन में शामिल हो गया। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं, यानी पश्चिम की तरफ अमेरिका था, तो वहाँ पे अमेरिका के साथ जो है पश्चिमी यूरोप के लोग शामिल हो गए थे, जिसे पश्चिमी गठबंधन कहा गया। पूर्व की तरफ जो है रूस था, जो कि सोवियत संघ का मुख्य देश था, और जो भी और सब देश इनके साथ शामिल हो गए उसी को क्या कहा गया, तो पूर्वी गठबंधन कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश शामिल थे। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, नाटो से आप क्या समझते हैं। यह एक संस्था थी, संगठन थी, हम इनके बारे में अब जानते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, यानी यह नाटो किसका संगठन था, तो यह एक पश्चिमी गठबंधन का संगठन था। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का फुल फॉर्म जो है वह क्या है, तो उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन। इसकी स्थापना कब हुई, तो अप्रैल 1949 में हुई, जिसमें कि 12 देश शामिल थे। इसमें कितने देश शामिल थे, तो 12 देश शामिल थे। और इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी अगर जितने भी गठबंधन में देश शामिल हैं, 12 देश शामिल हैं, अगर किसी पर भी अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश पर हमला होता है तो यह पूरे सभी 12 देशों के लिए हमला माना जाएगा। और जितने भी इसमें सदस्य हैं नाटो में, वो सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है वर्सा की संधि, यानी अब हमें पढ़ना है वर्सा संधि के बारे में। तो सोवियत संघ की अगुवाई, यहाँ पे अगुवाई किसकी है, एक नाटो हमने देखा जहाँ पे पश्चिमी गठबंधन बना था और पश्चिमी यूरोप के लोग वहाँ पे शामिल थे, ठीक है, अमेरिका के साथ। तो वर्सा संधि में क्या है, तो सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन, वहाँ पे पश्चिमी गठबंधन और यहाँ पर पूर्वी गठबंधन, तो पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से पश्चिमी गठबंधन हुआ उसे नाटो के नाम से जानते हैं, तो पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका जो मुख्य काम था वो क्या था कि नाटो में शामिल देशों का जो है यूरोप में मुकाबला करना, यानी यहाँ पर जो भी यूरोपियन देश जो है नाटो में शामिल थे उनका मुकाबला करने के लिए ही इस संगठन को बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, तो वर्सा संधि। चलिए आगे अगला सवाल बात करते हैं। हमारा 8वां सवाल है, महाशक्तियों के छोटे देश का क्या महत्व था, यानी जो उसमें महाशक्ति तैयार हो रहे थे, 2 प्रकार के महाशक्ति थे, अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट, उनके लिए छोटे देशों का क्या महत्व था उनकी नज़र में, वो देखते हैं। तो महाशक्तियों के लिए जो है छोटे देश का निम्नलिखित महत्व था। पहला है महत्वपूर्ण संसाधनों, जैसे तेल और खनिज के लिए, यानी जो संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं था महाशक्तियों के पास, वह दूसरे छोटे देशों से जो है वो संसाधन को अपने यहाँ उपलब्ध करवा सके और उनका प्रयोग अच्छे से कर सके। जैसे कि तेल और खनिज का उपयोग, यानी तेल और खनिज के उपयोग के लिए भी जो है उनको दूसरे छोटे देशों पर जो है वो आश्रित होना था, इसलिए उनको अपने साथ मिलाना वो चाहते थे। अगला जो है ये है भूक्षेत्र। भूक्षेत्र मीन्स ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि क्षेत्र भी चाहते थे दोनों महाशक्ति के हमारे पास हो, जिससे क्या होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों और सेना का प्रयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं सेना को। अगला है सैनिक ठिकाने, यानी जब महाशक्तियाँ जो है दोनों एक दूसरे के जो है मुकाबले में मजबूत हो रही थी, तो एक दूसरे
की खबर लेने के लिए जासूसी करवाने की भी जो है इन लोगों की जो है एक परंपरा रही थी। तो ये जासूसी भी करवाना चाहते थे। तो जासूसी करने के लिए भी और सैनिक ठिकानों को बनाने के लिए भी क्या क्या था इन्होंने, तो कई जगहों पर सैनिक ठिकाने, कई स्थान पर सैनिक ठिकाने बनाए, जिससे कि वह एक देश से दूसरे देश में जो है जासूसी कर सके और एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन की जो है वह खबर मिलती रहेगी। चलिए अगला जो है वो है आर्थिक मदद, यह जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। यानी जो महाशक्ति के पास जो है आर्थिक मदद की जरूरत थी, गठबंधन थे, लेकिन उनके पास कुछ सैनिक खर्च के लिए भी रुपए की आवश्यकता थी या फिर अनाज की आवश्यकता थी, तो उनके लिए भी मददगार साबित हो, इसलिए भी वो छोटे देश को अपने साथ मिलाना चाहते थे। आगे है विचारधारा। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है। यानी यहाँ एक विचारधारा की भी लड़ाई चल रही थी। जैसे आपने पहले ही देखा कि जो अमेरिका और उनके गुट के लोग थे वो पूंजीवादी के सपोर्टर थे, लेकिन जो सोवियत संघ है वो समाजवादी और साम्यवादी के सपोर्टर थे। चलिए आगे है, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। यानी यहाँ अपने विचारधारा को जो है बेहतर करने की भी जो है एक सोच हो रही थी। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल जो हमारा है वो है शीत युद्ध के परिणाम। यानी शीत युद्ध हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, नहीं हुए, रुक गए, स्थगित हो गए, लेकिन होने की संभावनाएं थी, ये सारी चीज़ों को हमने जाना। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध के जो है परिणाम क्या निकले। तो शीत युद्ध के जो परिणाम निकले अब उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। यानी शीत युद्ध के कारण जो है कुछ गुट निरपेक्ष देशों का भी जन्म हो गया। यानी वैसे कुछ देश जो है एक गुट बनाए जो कि उन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपना एक अलग से गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष नाम दिया गया। इसके अलावा अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। यानी यहाँ पर अनेक खूनी लड़ाइयाँ हुई, इसके बावजूद भी क्या हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं थी वो टल गई, वो नहीं हुई। अगला जो है उनको देखते हैं कि अनेक सैन्य संगठन, यानी यहाँ पे जो कुछ सैन्य संगठन थे। तो अब हम जो है अगला देखते हैं, जो अगला हमारा है वो है अनेक सैन्य संगठन संधियाँ। यानी शीत युद्ध के कारण जो है, जो ये शीत युद्ध का घटना हुआ था तो उसमें अनेक सैन्य संगठन जो है वो संधियाँ भी हुई और दोनों महाशक्तियों के बीच जो परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ लग गई। यानी दोनों ही महाशक्तियाँ क्या हुई, तो अपने परमाणु शक्ति और हथियारों को बढ़ाने में लग गए तथा दो ध्रुवीय विश्व, यानी अब जो है विश्व यह दो ध्रुव में बढ़ चुके थे। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला सवाल है हमारा वो है सैन्य संधि संगठन क्या था। अब हम जानेंगे सैन्य संधि संगठन के बारे में। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिससे दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के वर्चस्व को समाप्त करने का पुरजोर कोशिश की। इसी कड़ी में सैन्य संधि संगठन भी बनाए गए और अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य सहयोगी या समान विचारधारा वाले देशों से सैन्य सहयोग संधियां की। इस दौरान अमेरिका ने 3 संधियां की जबकि सोवियत संघ ने 1 की। यानी सैन्य संधि संगठन क्या किया, किसके द्वारा, तो दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा। और किस लिए, तो अपना वर्चस्व को जो है पूरी तरह से क्या करना है, बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरी जो महाशक्ति है उसको बस उनका वर्चस्व को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए जो है संध्या की गई, सैन्य संध्या की गई। जिनमें से अमेरिका के द्वारा जो संध्या की गई वो हम पहले देख लेते हैं कि पहला संधि जो है वो है नाटो, कब हुई, तो 1949 में। दूसरा है सीटो, कब हुई, तो 1954 में। तीसरा है सेंटो, कब हुई, तो 1955 में। यानी नाटो, सीटो और सेंटो, यह 3 संधियाँ की गई, सैन्य संधि की गई किनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और एक संधि की गई सोवियत संघ के द्वारा जिसे हम वर्सा पैक्ट 1955 के नाम से जानते हैं। यानी वर्सा संधि कब हुई थी, 1955 में हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के प्रमुख चुनौतियों में क्या अंतर थे।
तो अमेरिका और सोवियत संघ की जो है प्रमुख चुनौती जो है, हम उनके बारे में बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आखिर दोनों के बीच जो है प्रमुख क्या क्या चुनौतियां थी, हम उनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अमेरिका जो है चुनौतियां सोवियत संघ की अपेक्षा काफ़ी कम, यानी अमेरिका को जो है सोवियत संघ की अपेक्षा में काफ़ी कम चुनौती थी, है ना। जापान पर परमाणु हमले के बाद विश्व राजनीति में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया था, यानी जैसे ही जापान पर बम गिराया था उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, उसका दबदबा बढ़ गया, लोग अन्य देश उनके सामने में जो है वो डरने लगे थे, ठीक है। जबकि सोवियत संघ को जो है अभी अपना प्रभुत्व स्थापित करना बाकी था, यानी सोवियत संघ इसकी तुलना में, अमेरिका की तुलना में अभी क्या है, कमजोर ही थे। चलिए, अगला जो है कारण, जो अंतर है वो क्या है कि दोनों महाशक्तियां वरन द्वितीय विश्व युद्ध की विजयी टीम से संबंधित, यानी ये दोनों ही, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी, दोनों क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध भी थी उसके विजयी टीम से ही शामिल है, यानी दोनों एक ही टीम में शामिल थे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। परंतु अमेरिका जो है वो संचार और तकनीक मामले में सोवियत संघ से काफ़ी आगे निकल चुका था। सोवियत संघ इस अंतर को जो है कम करने के लिए अपने संसाधनों का खूब उपयोग किया, जिससे आर्थिक रूप से वह पिछड़ गया। चलिए, इसके अलावे जो है और भी कारण है वो हम देखते हैं। सभी यहाँ पे जो कुछ और कारण है वो देख लेते हैं कि सभी जो अमेरिका मीन्स राज्य सोवियत संघ की तुलना में क्या है, समृद्ध थे, जबकि सोवियत संघ क्या है, तो सोवियत संघ में शामिल कई राज्य रूस जैसे विकसित राज्य पर निर्भर थे, यानी अमेरिका के साथ जो भी देश शामिल थे वो क्या थे, समृद्ध थे। लेकिन जो सोवियत संघ के साथ थे वो क्या थे, वो रूस पर ही निर्भर थे। इन राज्यों को अलग से आर्थिक मदद देनी पड़ी, यानी रूस इनकी मदद करती थी, लेकिन जो अमेरिका के साथ था वो अमेरिका की ही मदद करते थे। तो ये भी एक कारण है। अगला है परमाणु हथियारों एवं अन्य युद्ध हथियारों की होड़ के मामलों में सोवियत संघ ने अन्य विकास कार्यों की अपेक्षा इन पर ज़्यादा धन खर्चा किया, जिससे उनके जनता में असंतोष तेजी से फैले और पश्चिमी देशों के मुकाबले संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया। तो यह मुख्य कारण थे, अंतर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में और दो ध्रुवीयता की चुनौती के बारे में हम जानेंगे। अब तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वह है सभी गुटों से अपने को अलग रखना। मीन्स उस समय आप देख ही रहे थे कि दो गुट बन रहे थे, एक सोवियत संघ का, दूसरा अमेरिका का। तो यानी एक ऐसा भी गुट बना जो इन दोनों गुटों से अलग था, इसी को कहा गया गुट निरपेक्षता, यानी ऐसा गुट जो किसी भी गुट में नहीं हो। ठीक है, तो यह गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो सभी गुटों से अपने को अलग रखना। तो इसमें हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ और बातें क्या है। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया। यानी जब दो महाशक्ति आपस में लड़ रहे थे तो उस समय जो है एक नया आंदोलन एक उभर कर आया वहाँ पर। ठीक है, और जिसे कहा गया है यहाँ पर गुट निरपेक्षता। इसमें क्या खास है हम वो जानते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान जो है दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। यानी एक ऐसा गुट जो इन दोनों ही गुटों से अलग था और अपने आप को जो है युद्ध से दूर रखना चाहता था। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था विश्व शांति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, यानी शांति को स्थापित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। यह एक ऐसा आंदोलन था जो किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखा था, अपितु वह सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। यानी ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले से यह जो है बिल्कुल अलग हो गए हो, ऐसा भी कोई बात नहीं थी। बस इन्होंने अपने जो भी उसके जो भी उसमें शामिल थे देश उस आंदोलन में, उनका बस उद्देश्य यही था कि युद्ध से दूर रहना। ठीक है, तो आगे जो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की यह स्थापना जो है वो कब हुई, तो सन 1956 में।
गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में हुई। कहाँ पर हुई, तो किसके द्वारा हुई वो देखते हैं। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो है एक व्यक्ति जिनका नाम है गमाल अब्दुल नासिर। इसमें कौन कौन लोग मुख्य हैं, तो पहला है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों ने बैठक की, ठीक है, जिसके बाद जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। और इसमें संस्थापक में जो मुख्य नेता रहे हैं वह कौन कौन रहे हम देख लेते हैं। और यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। जोसेफ ब्रांच टिटो ये कहाँ के थे, तो यह यूगोस्लाविया के थे। जोसेफ ब्रांच टिटो यूगोस्लाविया के, जवाहरलाल नेहरू भारत के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, सुकर्नो इंडोनेशिया के, एनक्रुमा घाना के। यानी यह 5 मुख्य देश और यह 5 व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया और इनकी स्थापना किया। और अगर हम बात करें पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है सम्मेलन यह कब हुआ, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। यानी 5 जो है स्थापना करने वाले सदस्य थे और 25 सदस्य देश उसमें शामिल हुए थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक के शामिल हुए। यानी उस समय तक जो है जब पहला सम्मेलन हुआ 1961 में, तो उसमें मात्र 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। लेकिन जब 14वां सम्मेलन हुआ तो इसमें जो है 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। यह मुख्य उसमें देश थे, 166 देश जो कि सदस्य के रूप में थे और 15 पर्यवेक्षक के रूप में। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों के कुछ समक्ष जो है कुछ समस्याएं भी थी, ठीक है। उस समस्याओं को हम देखेंगे क्या क्या मुख्य समस्याएं थी, ठीक है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ जो है संधि वगैरह भी की गई थी। क्या क्या संधि थी हम उसको देख लेते हैं। अब सवाल जो है वो है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या था। कुछ परमाणु परीक्षण संधि किया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या जो है यह संधि में था। सीमित परमाणु पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में जो है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश थे। अभी हमने देखा कि स्थापना के समय 5 देश शामिल थे, ठीक है। और इसमें जो है कुल 25 सदस्य देश शामिल हुए। कब, जब पहला बेलग्रेड सम्मेलन हुआ 1961 में। इसके अलावा अगर हम बात करें जब 14वां सम्मेलन हुआ तो 14वें सम्मेलन में जो है 166 सदस्य देश तथा 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। यानी 14वें सम्मेलन हुए, 14वें ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जो हुआ, ठीक है। तो इस सम्मेलन में 166 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों के समक्ष कुछ समस्याएं। इसमें कुछ समस्याएं भी थी कि यह किस प्रकार से एक ऐसा गुट बनने जा रहे थे जो किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं थे, ठीक है। तो दोनों महाशक्ति की ओर से कुछ दबाव भी पड़ रहे थे कि अपने साथ लाने के लिए उन लोगों ने पूरी जोर कोशिश भी की थी। लेकिन फिर भी उनको चुनौती देते हुए जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारत का भी एक अहम योगदान रहा था और जिसके कारण जो है भारत तथा अन्य जो भी उसमें देश शामिल थे वह जो है सुरक्षित रह सके थे, ठीक है। तो इस गुट निरपेक्ष में जो है कुछ ऐसे भी देश शामिल हुए बाद में जिन्होंने पहले तो दोनों महाशक्ति में से किसी न किसी का साथ दिया शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है गुट निरपेक्षता में शामिल हो गए। अगला जो हमारा सवाल है वह है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि यानी LTBT क्या था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन,
तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। यानी यहाँ पर क्या है कि परमाणु परीक्षण जो होता है, ठीक है, हथियारों की जब परीक्षण की जाती है तो उसके संबंध में थी कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली यह संधि थी। और इसमें जो मुख्य रूप से शामिल थे कौन कौन थे, तो अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ। और ये कब और कहाँ हुआ था, तो यह संधि मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए गए और 10 अक्टूबर 1963 से यह लागू कर दी गई, यानी प्रभावी हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है परमाणु और प्रसार संधि। अब हम परमाणु और प्रसार संधि के बारे में जानते हैं। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। यानी इस संधि के अनुसार क्या था कि जो शक्ति संपन्न देश है, मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है, वह जो है एटमी हथियार रख सकते थे, इसकी अनुमति देती है। लेकिन बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है और जो कमजोर हैं या फिर विकासशील देश हैं उनको जो है इस एटमी हथियार को यूज करने के लिए या हासिल करने के लिए जो इनको रोकती है। परमाणु और प्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। यानी इसमें क्या कहा गया कि जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का प्रयोग किया था या फिर किसी परमाणु सामग्री का निर्माण कर लिया था या फिर उसका विस्फोट किया था, तो उन देशों को जो है परमाणु संपन्न देश माना गया और बाकी जो देश थे उनको जो है परमाणु शक्ति या बड़ी शक्ति बनने के लिए जो है उनको रोका जा रहा था। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, जो सोवियत संघ ही बाद में रूस बन जाते हैं, जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो रूस बच जाते हैं अकेले, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी इन सभी को कौन कौन, एक बार पुनः देखते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ जो बाद में रूस बन जाते हैं, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। ये लोग चूंकि पहले परमाणु हथियार का प्रयोग कर चुके थे या निर्माण कर चुके थे, ठीक है, तो इसलिए जो है इनको परमाणु शक्ति देश माना गया। और इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को, कब, तो 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में और नियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले इसका संधि जो हुआ वह हम देखते हैं कि इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए 1968 में हुए थे, कहाँ पर, तो वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में। और यह संधि प्रभावी कब हुआ, तो 5 मार्च 1970 को। और इस संधि को जो है बाद में 1995 में और नियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। आगे अगले सवाल की ओर हम जाते हैं। अगला सवाल जो है यह है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता को समझाएं। यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता क्या था, तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता जो है यह कई भागों में हुआ था। इसका जो एक पहला भाग है, जो महत्वपूर्ण 2 भाग है, ठीक है, उनमें से पहला भाग जो है इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए एक और नाम का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है, और ये SALT I कहलाते हैं, शॉर्टकट नाम, ठीक है। तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ था। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किए। यानी इसमें कुछ समझौते किए गए थे, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन शामिल थे। और कब हुए थे, तो 26 मई 1972 में। और कहाँ पर, तो मॉस्को में। अब इस समझौते में किन किन बातों पर दस्तखत करवाए गए वह देख लेते हैं। पहला है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, जिसे एबीएम ट्रीटी भी कहा जाता है। दूसरा है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, यह 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। तो यह 2 जो है उसमें समझौते किए गए थे, ठीक है। फिर अगले आते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता द्वितीय में, ठीक है। तो वार्ता का दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1972 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी यह भी जो है एक संधि थी, ठीक है, और यह भी जो है घातक हथियारों से संबंधित संधि थी। कब? तो 18 जून 1972 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि यानी स्टार्ट 1 कहा जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है, जॉर्ज बुश 2 थे तो यह सीनियर वाले थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी ये सारे कुछ संधियां हैं जो आपको बस इसमें डेट याद रखनी है। ये सारे घातक हथियारों को प्रयोग में न लाने के लिए संधि की गई थी। अगला है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2। द्वितीय, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इन संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। तो इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह संधि कब की गई, किनके द्वारा की गई थी, यह इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा यह पहला चैप्टर जो शीत युद्ध का दौर था यह समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको समस्याएं हुई होगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अवश्य लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके हमें बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।